दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। राज्य में हवाई सेवा और 3 रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर हुई बात। हरियाणा में प्रचंड जीत पर पीएम को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में हरियाणा चुनाव जीत का जश्न। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। जीत को लेकर खुशी में कार्यकर्ता। उत्तराखंड में सभी प्रमुख सेवाओं से परस्पर जुड़ा होगा यूसीसी पोर्टल। तुरंत होगा सत्यापन। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे लागू किया जा सकता है। पहाड़ का सफर अब होगा सुखद। अगले हफ्ते आएंगे 130 रोडवेज बसें। उत्तराखंड रोडवेज इन बसों का करेगा संचालन। वायुसेना की सबसे बड़ी कार रैली शुरू। सियाचिन लेह श्रीनगर होते हुए 14 अक्टूबर को पहुंचेगी देहरादून। ये रैली वायुसेना के इतिहास की सबसे बड़ी कार रैली। शहीद सैनिकों के परिजन भी अब रोडवेज बसों में करेंगे मुफ्त यात्रा। प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत का रामलीला से विशेष लगाव है और शहर के ऊंचा पुल की रामलीला हो उसमें राजा दशरथ का पाठ कोई और खेले ये संभव नहीं है। ये पाठ केवल विधायक के नाम दर्ज है। विधायक बताते हैं कि उन्होंने 24 साल की उम्र में कुसुमखेड़ा की रामलीला में अंगद व परशुराम के किरदार निभाकर अभिनय की शुरुआत की थी। 1976 में ऊंचा पुल की रामलीला में मंचन करना शुरू किया, जहां उन्होंने दशरथ का किरदार निभाया जो निरंतर चलते आ रहा है। उन्होंने हनुमान, रावण, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न व महिला पात्र के पाठ कभी नहीं खेले। उनके अलावा सभी पाठ खेले हैं। विधायक बंशीधर भगत बताते हैं कि वो पिछले 55 सालों से रामलीला के पात्रों का किरदार निभा रहे हैं। 1972 में कुसुमखेड़ा में अंगद व परशुराम किरदार से अभिनय की शुरुआत उनकी ओर से की गई थी और अब यह सिलसिला थमा नहीं है। बहुत लंबे समय से, लगभग 55 वर्षों से हम रामलीला से जुड़े हैं और लगभग 41 वर्षों से मैं दशरथ का पाठ कर रहा हूँ। मैंने रामलीला में लेडीज पात्र छोड़ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और रावण छोड़ के सभी पात्रों का अभिनय किया है। लेकिन 3 पात्र अंगद, परशुराम और दशरथ, ये मैंने लगभग 20 वर्षों तक एक ही स्टेज पर तीनों संवाद मैंने किए। हमारे बहुत ही श्रद्धेय, परम श्रद्धेय कालाडूंगी विधायक श्रीमान बंशीधर भगत जी 55 वर्षों से ऊंचा पुल की रामलीला से जुड़े हैं और लगभग 41 वर्षों में दशरथ का पाठ खेलते हुए हो गए, अभिनय करते हुए हो गए। दशरथ का जो अभिनय वो करते हैं वो बिल्कुल सजीव अभिनय वो करते हैं। लोग दूर दूर से उनके अभिनय को देखने आते हैं और असल ज़िंदगी में भी वो राजा दशरथ की ही तरह है। देखिए, रामलीला, रामायण, सुंदरकांड हम सब लोग करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आराध्य हैं श्री राम जी, और उसमें आप अपने जीवन को कैसा बना सकते, कैसा बनाना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड के दौरे के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में अमित शाह प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी व देहरादून भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा प्रबंधों, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की और साथ ही वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी को सजग व निर्वहन करने के निर्देश भी दे दिए हैं। बॉलीवुड के स्थित कलाकार परेश रावल उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद फिल्म नीति की सराहना की। अपनी फिल्म पास्ट टेंस की शूटिंग में शामिल होने आए रावल से परिषद के सीई मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान रावल ने कहा कि हाल ही में वो अपनी 2 बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में कर चुके हैं।
नगर पालिका परिषद के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 19 गिरासू भवनों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के बाद ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही नगर पालिका प्रशासन ने शुरू कर दी है और जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन ने सभी 19 गिरासू भवनों के स्वामियों को 7 दिन का नोटिस देकर गिरासू भवन को ध्वस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। 7 दिनों के बाद पालिका प्रशासन स्वयं ही गिरासू भवनों को ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही शुरू करेगा। ध्वस्तीकरण करने में आने वाला खर्चा भी गिरासू भवन के स्वामियों से ही लिया जाएगा। फोटो लिया था और वो केस माननीय एनजीटी में चल रहा है, जिसमें ये हुआ था कि मसूरी भू धसाव जब 2022 में हुआ था तो उसमें ये हुआ था कि जो गिरासू बिल्डिंग है जिनसे कोई जनहानि हो सकती है उनको हटाया जाए। तो ये 2021-22 में सर्वे हुआ था जिसमें 19 बिल्डिंगें चिन्हित हुई थी। इन बिल्डिंगों को हटाने के लिए सीबीआरआई ने इनकी जांच करी, एमडीडीए द्वारा जांच करवाएगी। सीबीआरआई ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद प्रमुख सचिव महोदय ने निर्देश दिए कि इनको तत्काल हटाया जाए। तो उसी संबंध में 1 सप्ताह का नोटिस इनको दिया गया कि ये स्वयं हटा ले या नगर पालिका और प्रशासन इसको हटाएंगे और उस पर जो दिया जाएगा वो उनसे वसूल किया जाएगा। उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। बताया जा रहा है कि यूसीसी की नियमावली बनकर तैयार हो गई है। संबंधित कमेटी 1 हफ्ते के भीतर ही ये ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने जा रही है। इसके साथ ही यूसीसी से संबंधित वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी तैयार कर लिया गया है। इसकी लॉन्चिंग के बाद प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे ही अपना पंजीकरण करा सकेगा। बता दें कि यूसीसी की नियमावली तैयार करने के लिए गठित कमेटी की बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह में बैठक हुई है और इस दौरान समिति अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य की जनता से किए गए अपने सबसे बड़े वादे को पूरा करने जा रही है। जी हां, हम यूसीसी की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूसीसी की नियमावली बनकर तैयार हो गई है। यूसीसी के लिए गठित की गई कमेटी 1 हफ्ते के भीतर यह ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने जा रही है। इसके साथ ही यूसीसी से संबंधित वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी तैयार कर लिया गया है। इनकी लॉन्चिंग के बाद प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे ही अपना पंजीकरण करा सकेगा। यूसीसी की नियमावली तैयार करने के लिए गठित कमेटी की बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह में बैठक हुई। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया। तो आपकी जानकारी के लिए रूल बनाने वाली जो समिति गठित की गई थी माह फरवरी में, इसकी पहली मीटिंग फरवरी के आखिरी सप्ताह में हुई थी, उसने अब अपना काम रूल बनाने का पूरा कर लिया। आज की जो बैठक समिति की हुई है उसमें जो रूल बनाए गए हैं उसके जो फाइनल पॉइंट्स बचे हुए थे उस पर चर्चा हो रही है और रूल हमारा तैयार है। अब हम उसको प्रिंटिंग के लिए देंगे और प्रिंटिंग से जैसे ही हमारे पास आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर हम उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यूसीसी का ढोल लगातार भाजपा सरकार पीट रही है, लेकिन यूसीसी उत्तराखंड के हित में कैसे है इसका जवाब आज तक नहीं दिया जा रहा। उत्तराखंड का बेरोजगार रोजगार मांग रहा है, उत्तराखंड की जनता पलायन से तरस है, विकास की लगातार मांग हो रही है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पे सरकार फेल है। चौतरफा नाकामियों के बावजूद जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की रट सरकार लगा रही है। और हमने कहा आप जब यूसीसी लेकर के आ गए हैं, ये यूसीसी उत्तराखंड के बाहर कितना काम आएगा देश के, ये भी देश की जनता जानना चाहती है। अगर यूसीसी पर भाजपा गंभीर होती तो केंद्र में यूसीसी का बिल लेकर के आती जो पूरे देश पे लागू होता, लेकिन केवल राज्यों के सहारे चुनावी रणनीति साधना चाहती है भाजपा और यूसीसी पर कोई गंभीर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, वो रटी रटाई बात कह रहे हैं। हमने चुनाव से पहले जनता के बीच में गए थे कि हम यूसीसी लाएंगे और उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया, दूसरी बार सरकार बनाई। हम जनता से किए वादे को पूरा कर रहे हैं। हम यूसीसी के कानून को हमने विधानसभा से पारित किया, उसके बाद राज्यपाल महोदय के यहाँ से उसकी अनुमति मिली और आज उसकी नियमावली भी लगभग तैयार हो गई है। और हमने जैसे जनता से वादा किया है कि हम 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू कर देंगे, हम उसको करने जा रहे थे। जो हमने जनता के सामने जो मुद्दे रखे थे और जिस पर जनता ने मैंडेट देकर हमारी सरकार बनवाई है, तो हम अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। और किसी भी सरकार के लिए
ये अपने आप में एक बड़ा काम रहता है कि जो भी उसने जनता से वादे किए अपने वादों को पूरा करें। हम अपने वादों पर खरे उतर रहे हैं। जनता की नजरों में हम अपना काम ठीक प्रकार से कर रहे हैं। हम इस बात से कंसर्न हैं। कांग्रेस क्या कहती है वो हमारे लिए बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो यूसीसी के विरोध में बोलेगी ही बोलेगी, क्योंकि उनका जो वेस वोटर है वो उसके विरोध में है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजिता प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। वहीं यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं धामी सरकार का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान जो वादा जनता से किया था उसे पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। हालांकि विपक्ष यूसीसी को लेकर सीएम धामी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। कि धामी जी केवल जुमलेबाजी करते हैं अपने नेता नरेंद्र मोदी जी की तरह। यूसीसी बना ही कहाँ है उत्तराखंड में? ये मूर्ख बनाने का काम है। यूसीसी बना ही नहीं है। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं, चैलेंज देके कह रहा हूं, यूसीसी बना ही नहीं है। ये बेवकूफ बना रहे हैं। यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सामान। सामान्य का मतलब क्या होता है? सबके लिए एक समान। तो आपने राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग को छोड़ दिया तो यूसीसी कैसे हुआ? यू आर मेकिंग फूल ऑफ द पीपल। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन फूल अ पर्सन ऑल ऑफ द टाइम्स, some of the people some of the times, but you cannot fool all of the people all of the times. आप हमेशा सब लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। यूसीसी बना ही नहीं है। जितने लोग यूसीसी बनाने की प्रक्रिया में थे वो उन्होंने सबने फ्रॉड किया है। देखिए, ये सरासर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि भू कानून और मूल निवास को लेके यहाँ उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो काफी सक्रिय हो रहे हैं। उन लोगों को भू कानून और मूल निवास की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों को दबाने के लिए, ताकि ये मुद्दे जोर ना पकड़े, इसीलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं। अब यूसीसी में तो हम लोगों का नुकसान है। जो मूल निवास 1950 की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यूसीसी आ जाता है तो वो तो पिछले जो 1 साल से आए हुए लोग हैं उनके अधिकारों को और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके अधिकारों को बराबर करता है। और दूसरी चीज जो यूसीसी में है, आप लिव इन रिलेशन को लीगल कर रहे हो एक तरह से। आप ये देखिए कि आपने बोला कि लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आप इस देवभूमि में किस तरह का कल्चर लाना चाहते हो? सबसे पहली बात तो आपको लिव इन रिलेशन की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यूसीसी के अंदर इस तरह के कई पॉइंट्स हैं जो इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं। देखिए, भू कानून और मूल निवास को लेकर भी हमारी जो है रिपोर्ट्स बन रही हैं और लगातार सभी के हमें सुझाव भी प्राप्त हो रहे हैं। एक सशक्त भू कानून देना हमारी प्रायोरिटी है। और जहां तक यूसीसी की बात है, जो हमने सबसे पहले जो वायदा यूसीसी का किया था उसको हम साकार करने जा रहे हैं और 9 नवंबर को होपफुली इस पर मोहर लग जाएगी। तो पूरा जो है, क्योंकि सारे काम हमारे हो चुके हैं, तो यहाँ पर विपक्ष जिस प्रकार से जो मुद्दा बना रही है, देखिए सभी कानून प्रदेश के लिए हितकारी हैं और कौन सा प्रायोरिटी में आना चाहिए। अब 25 वर्षों से जो इतने लंबित कार्य पड़े हुए थे उनको धामी जी मोहर लगा रहे हैं। सभी कानून धामी जी क्यों बना रहे हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी जब ये सरकारों में थे? तो यहाँ पे कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी बाद में आनी चाहिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि सबसे ज्यादा जरूरत प्रदेश को किस चीज की है। और क्योंकि भू कानून जो है वो बहुत सारे अभी संशोधन उसमें लगातार चल रहे हैं, लगातार लोगों के हमें सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और सभी बुद्धिजीवियों के सुझावों के अकॉर्डिंग और जनता के अकॉर्डिंग हम भू कानून बनाने। कुल मिलाकर उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस पूरी तरह से यूसीसी को सिरे से खारिज कर सरकार पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। सवाल ये है कि क्या मान लिया जाए कि धामी सरकार 9 नवंबर को राज्य में यूसीसी को लागू करने जा रही है? आखिर क्यों विपक्ष को सरकार की मंशा पर शक हो रहा है? क्या यूसीसी लागू होने के बाद महिला उत्पीड़न में कमी आएगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हाँ, उनका सामान है और सामान जाने की जो तस्वीर आई थी तो उनका सामान है वहां पे। तो अब देखिए उस सामान के साथ क्या करते हैं लोग। उस सामान की चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गायब करते हैं। भाजपा ही कुछ कर सकते हैं।
नतीजे ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा होता तो शायद कांग्रेस को फायदा होता। देखिए, पहली बात तो मैं बार बार ये कहता हूं, मुझे वो थर्मामीटर आज तक नहीं मिला जिससे ये तय हो कि हम इस पार्टी का वोट लेते हैं या उस पार्टी का वोट लेते हैं। मैं सीधा उदाहरण दिल्ली का दे रहा हूं। दिल्ली के अंदर 2013 में हमको 28 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 8 सीट मिली और 1-2 निर्दलीय जीते थे। उसके बाद 2015 के चुनाव में हमको 67 सीट मिली, बीजेपी को 3 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली। यानी कि कांग्रेस बीजेपी दोनों का वोट आम आदमी पार्टी को 2013 में भी मिला, 2015 में भी मिला। फिर 2020 में हमको 62 सीट मिली, बीजेपी को 8 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली। 2020 में हमको कांग्रेस बीजेपी दोनों का वोट मिला। तो हमको दोनों पार्टियों का वोट मिलता है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, हमको जाति धर्म की राजनीति तो करते नहीं, हम शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, इसकी बात करते हैं। उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। तो सबकी उम्मीदें होती हैं कि ये राजनीतिक दल हमारे क्षेत्र में आना चाहिए और इसी के कारण हरियाणा में, जैसा आपने कहा, कई जगहों पे हमको अच्छा वोट मिला है। जगाधरी की सीट पे 43,000 वोट मिला है, कई जगहों पे हमें 20,000 से ज्यादा वोट मिला है, लगभग 2% के वो आसपास वोट मिला है, लेकिन वोट कई जगहों पे हमें अच्छा मिला है हरियाणा में। ये कहा जा रहा है कि अब जो आम आदमी पार्टी के लिए सुखद और अच्छी खबर है वह है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक, जो बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, वो वहां पर चुनाव जीते और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दिल्ली मॉडल की चर्चा की, शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल की चर्चा की, केजरीवाल जी के मॉडल की चर्चा की। तो अरविंद केजरीवाल का कारवां देश के 5 राज्यों की विधानसभाओं में पहुंच चुका है। हमारी सीधी एंट्री हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो रहा है। यह हमारे लिए एक अच्छी और सुखद खबर है। सर, सवाल ये है कि कांग्रेस पर हमला बोल रही है इस वक्त कि जहां भी कांग्रेस जीत रही होती है वो छोटे पार्टनर्स को अकोमोडेट नहीं करती है और जहां हार रही होती है वहां रीजनल पार्टनर्स को चाहती है कि वो कांग्रेस के लिए जगह बनाए। देखिए, हरियाणा को लेकर हमारी भूमिका यह है कि जो भी मत प्रतिशत लोगों ने दिया है, जो भी हमारे पक्ष में जनादेश दिया है, हम उसका सम्मान करते हुए आगे अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है। भाई, आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को, उसी हरियाणा में 47% वोट। आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अहम बातें कही हैं। बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। प्रचंड जीत हुई है, कैसे देखते हैं, क्या करेंगे? देखिए, इस जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई है जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है,
जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई है। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में हाँ देखिए, जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए। तो मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने है। मेरे को यह भी पूछा गया था, जब पत्रकारों ने ये पूछा था कि सर्वे ये दिखा रहे हैं, मगर सर्वे की अपनी रिपोर्ट होती है, उनका अपना आंकलन होता है। मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरा भी आंकलन है, क्योंकि मेरा आंकलन ये है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, मुझे पता, उन्होंने गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सम्मान अगर कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी की ही योजना है, जो गरीब व्यक्ति को संबल बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मैंने उसी आधार के ऊपर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत लेकर के आ रही है। पूरा का पूरा मोदी जी को जाता है और कार्यकर्ताओं को जाता है। देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं। देखिए, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा। जिसको भी चुनेगा, हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे को। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।